हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करेंगे और साथ में इसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, ये सवाल 8 अंक में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम इस सवाल को सॉल्व करने का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। साथियों, आपके बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही निकट आ चुके हैं। आप मैथ में अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तो कम से कम ऐसे सवाल को जरूर पढ़ लीजिए जो कि हर बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि इस टाइप का प्रश्न हर बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी प्रकार से त्रिविमीय ज्यामिति में जो न्यूनतम दूरी वाले सवाल हैं हर बार पूछे जाते हैं। और अवकलन के भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, जैसे लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया। फिर उसके बाद में चर के ऊपर जो चर लगा होता है उसका मान ज्ञात करना। ऐसे सवालों को आप छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड्स एग्जाम में न बैठे। जितना भी समय बचा हुआ है आप इस समय को जो है पेन के और पेपर के साथ में बिताएं। ठीक है, यानी कि आप जो है इस पेन को पेपर पर घिसें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। और निश्चित रूप से आपके पास में पर्याप्त समय है अच्छा करने के लिए। ठीक है, 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। यहाँ पर पहला सवाल हमारा क्या है, यक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर में क्या है 8 है, यक्स माइनस वाई प्लस में जेड बराबर में 2 है। और तीसरा नंबर समीकरण है 2x प्लस में वाई माइनस में जेड बराबर में कितना है 1 है। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सर्वप्रथम लिखेंगे दिए हुए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, दिए हुए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। आव्यूह रूप में हम इसे लिखेंगे सबसे पहले आव्यूह रूप में लिखने पर। तो कैसे लिखेंगे इसे आव्यूह रूप में, जो यहाँ पर यक्स का गुणांक है, वाई का गुणांक है और जेड का गुणांक है। ठीक है, इसे एक तरफ लिख देंगे एक बॉक्स में। यहाँ पर लिख लेंगे यक्स का गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं गुणांक। यानी कि यक्स के संग में जो संख्या लिखी गई, क्या लिखी गई है 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। वाई के संग में संख्या है 1, जेड के संग में 1, यक्स के संग में 1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या है +1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है -1। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और उसके बाद में इंटू यहाँ पर जितने चर रहेंगे उन्हें लिख देंगे यक्स वाई और जेड। ठीक है, और बराबर में इधर लिख देंगे 8, 2 और 1। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, यानी कि एक घातीय जो समीकरण निकाय था वहां से हमने गुणांक का भी प्राप्त कर लिया और अज्ञात राशियों का हमने स्तंभ बना दिया एक, और उसके बाद में जो अचर राशियां थी उनका भी हमने एक जो है स्तंभ बना दिया। इस प्रकार से आपको लिखना। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसे मान लेंगे a इंटू यक्स बराबर में क्या मान लेंगे b। इसको हमने यक्स मान लिया, इसको a और इसको b। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स बराबर में क्या आ जाएगा a इनवर्स इंटू में क्या हो जाएगा b। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी आगे इसका जो है जरूरत पड़ेगा इस समीकरण का। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना यक्स बराबर a इनवर्स इंटू में b है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर हमने क्या प्राप्त कर लिया, a बराबर हो गया हमारा 1, 1, 1। ठीक है, 1 -1 और उसके बाद में 1, 2, 1 -1। इस प्रकार से आपका a बराबर में आ गया। अब a बराबर इतना हमें जो है प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। सारणिक के बराबर में हम इसे लिख सकते हैं 1, 1, 1। ठीक है, 1 -1 और उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 2, 1 -1। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान क्यों ज्ञात करें, क्योंकि हमें यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। जब हम सारणिक ए का मान ज्ञात कर लेंगे, अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, अगर सारणिक ए का मान ऋणात्मक आता है, धनात्मक आता है, तभी ए इनवर्स विद्यमान होगा। और जब ए इनवर्स विद्यमान होगा तभी यक्स वाई और जेड का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले सारणिक ए का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष में प्रसार कर देंगे। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें कहा जाता है पंक्ति। इंग्लिश में अगर हम बात करें पंक्ति को तो क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, और रो का जो फर्स्ट लेटर होता है R होता है, इसलिए पंक्ति को R से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और निरूपित करते हैं। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं या ऊर्ध्वाधर जितने भी तत्व हैं या वर्टिकल जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें कहा जाता है स्तंभ। स्तंभ को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलम, और कॉलम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है सी, इसीलिए स्तंभ को सी से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष में प्रसार करने पर। ये क्या है R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, प्रसार करने पर। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारणिक ए का मान ज्ञात करना। अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाएगा तो ये सवाल हल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ यहीं पर हम इसे छोड़ देंगे। अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं आएगा तभी ए इनवर्स विद्यमान होगा। इसीलिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है सारणिक ए का। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ पर सारणिक ए का जो मान आएगा
यहाँ पर हो जाएगा एक, फिर उसके बाद में एक, जब हम एक ले रहे हैं तो ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचा उसे लिख लेंगे माइनस एक, एक, फिर उसके बाद में एक माइनस एक, फिर उसके बाद में क्या चिन्ह आता है प्लस, फिर उसके बाद में क्या आता है माइनस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक, फिर उसके बाद में ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा एक, दो, एक माइनस एक, फिर उसके बाद में क्या प्लस, फिर उसके बाद में एक है तो एक लिख लेंगे, ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, क्या बचा एक बचा, दो बचा, माइनस एक और एक बचा। अब इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सारणी के का जो मान आएगा कितना हो जाएगा एक, एक के एक, और बीच में जो चिन्ह आता है माइनस का आता है। ठीक है, सूत्र में ही तो एक, एक के एक हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक, माइनस में दो, उसके बाद में प्लस एक, इंटू में कितना हो जाएगा एक, एक के एक, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दो, यहाँ पर हो जाएगा सारणी के का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस एक और प्लस एक घटेगा तो कितना आएगा जीरो, जीरो में जब एक से गुणा कराएंगे इसका मान हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एक, माइनस दो, माइनस में तीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा माइनस में तीन, धन में यहाँ पर कितना एक है और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणे में तीन। ठीक है, तो सारणी के का जो आपका मान आ गया जीरो, यहाँ पर माइनस तीन और माइनस एक का जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस तीन, धन में कितना हो जाएगा तीन एक के तीन। यहाँ पर जो सारणी के का मान आ गया वो कितना आ गया 6, जो कि क्या है धनात्मक मान है, यानी कि अब यहाँ पर ए इनवर्स क्या है विद्यमान है, इनवर्स क्या है विद्यमान है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर। ठीक है, सहखंड ज्ञात करेंगे, सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर यहाँ पर लिखेंगे हम सारणिक ए के तत्वों का, सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर, तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर। ठीक है, सहखंड ज्ञात करने पर। ठीक है, सहखंड ज्ञात करने पर ये लिख देंगे, फिर उसके बाद में अब हम इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आप सहखंड को सी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या आप अल्फाबेट के किसी भी लेटर से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 11 का मान। ठीक है, 11 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 का मतलब क्या हुआ, ये पहली पंक्ति हुई, पहला स्तंभ हुआ। ठीक है, जो पहली संख्या होती है ये पंक्ति की संख्या को बताती है और जो दूसरी संख्या होती है ये स्तंभों की संख्या को बताती है। ठीक है, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, देखिए कौन सा एलिमेंट है, पहली पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ ये हो गया, यानी कि इस एलिमेंट की बात की जा रही है, इस तत्व की बात की जा रही है, इस अवयव की बात की जा रही है। ठीक है, तो सारणिक ए के तत्वों का सहखंड ज्ञात करने पर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, क्या बचा माइनस एक, एक, फिर उसके बाद में एक माइनस एक। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक, एक के एक, यहाँ पर कितना हो जाएगा धन एक और एक, एक के एक, यानी बीच में चिन्ह क्या आता है माइनस का आता है, बराबर में कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ पर आप लोग ये नहीं समझ पाए कि यहाँ पर हमने प्लस माइनस कैसे लगा दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस लगा दिया, ऐसा हमने क्यों किया आप इसको नहीं समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पर कैसी पंक्ति, पहली पंक्ति, कैसा स्तंभ पहला स्तंभ, तो जब पंक्ति और स्तंभ का योग सम आ जाएगा तो उसके आगे जो चिन्ह लगाएंगे वो लगाएंगे धनात्मक। ध्यान से सुनिएगा, जब पंक्ति और स्तंभ का योग सम हो जाएगा तो उसके आगे जो चिन्ह लगाएंगे वो धनात्मक होगा। जब पंक्ति और स्तंभ का योग विषम हो जाएगा तो उसके आगे जो चिन्ह लगाएंगे वो ऋणात्मक होगा। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो इसके आगे का चिन्ह क्या हुआ धनात्मक, यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो दो एक कितना हुआ तीन, तीन क्या है विषम है, क्यों विषम है, क्योंकि यह दो से विभाज्य नहीं है, जो संख्या दो से विभाज्य नहीं होती है वो क्या होती है विषम होती है। ठीक है, तो एक और दो कितना हो गया तीन हो गया, तीन क्या है विषम है, जब विषम है तो इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, ये कैसी पंक्ति होगी, पहली पंक्ति, कैसा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो तीन कितना हुआ चार, चार क्या है सम है, क्यों सम है, क्योंकि यह दो से विभाज्य है और जब यह दो से विभाज्य और सम है तो इसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा धनात्मक का चिन्ह आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम 11 का मान ज्ञात कर रहे हैं यानी सहखंड का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसी पंक्ति, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, एक यहाँ है एक यहाँ, यानी कि जब दोनों का योग करेंगे तो ये आएगा दो, दो जो कि क्या है एक सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे चिन्ह आएगा धनात्मक, लेकिन हम जीरो के आगे चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक नहीं लगाते क्योंकि जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए इसके आगे ना तो हम धन का चिन्ह लगाएंगे और ना ही ऋण का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में A12 का मान ज्ञात करेंगे। A12 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A12 का मतलब क्या, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और क्या दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देंगे और ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, कितना बचा एक, दो, एक, माइनस एक, कितना बचा एक, दो, एक, माइनस एक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस एक, 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 यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस में दो, क्योंकि बीच में जो चिन्ह आता है सूत्र में ही माइनस आता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में तीन, यहाँ कितना हुआ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दो एक कितना हुआ तीन, तीन क्या है विषम है तो विषम है तो इसके आगे चिन्ह आएगा माइनस, जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस तीन।
3। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो A13 का मान हमें ज्ञात करना। A13 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पूरा छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे। पहली पंक्ति छोड़ना है और तीसरा स्तंभ छोड़ देना है। ठीक है, कितना बचा, 1 2, उसके बाद में -1 1 बचा, कितना हो जाएगा 1 1 1, फिर उसके बाद में -2 होगा और सूत्र में भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा +2 बराबर में कितना बचा 3, और यहाँ 3 कितना हुआ 4। 4 क्या है, एक सम संख्या, इसके लिए इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, कैसा चिन्ह आएगा, धनात्मक आएगा। फिर उसके बाद में 21 का मान ज्ञात करेंगे। 21 का मतलब क्या, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और उसके बाद में पहला स्तंभ। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 1 1 -1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, -1 माइनस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि सूत्र में जो बीच में आता है माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -2 2 1 कितना हुआ 3 3 क्या है, विषम है, विषम है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2। A22 का मान ज्ञात करेंगे। A22 में क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे और दूसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे। क्या बचा, 1 2 1 -1। ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। कितना आ जाएगा इसका मान, यहाँ हो जाएगा -1, फिर उसके बाद में -2 बराबर में आ जाएगा -3। 2 2 कितना हुआ 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए इसके आगे जो चिन्ह आएगा धनात्मक आएगा और माइनस प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, A23 का मान ज्ञात करेंगे। A23 का मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, दूसरी पंक्ति पूरा छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे, जो बचेगा उसे लिखेंगे 1 1 2 1। ठीक है, कितना बचा 1 1 1 -2 बराबर में कितना आ गया, -1। ठीक है, यहाँ पर कैसी पंक्ति, ये हो गया दूसरी पंक्ति और ये हो गया तीसरी पंक्ति, 3 2 कितना हुआ 5 हो गया, यानी पंक्ति और स्तंभ का योग कितना हुआ 5। 5 क्या है, विषम है, और जब विषम है तो इसके आगे जो चिन्ह आएगा क्या आएगा, ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, 31 का मान ज्ञात करेंगे। 31 का मतलब कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 31 का मतलब क्या हो गया, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति ये हो गया और पहला स्तंभ ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाली पूरी पंक्ति छोड़ देना है, ये वाला पूरा स्तंभ छोड़ देना है। क्या बचा, 1 1 बचा, 1 -1 कितना बचा, 1 -1 और उसके बाद में 1 1। ठीक है, 31 का मान यही बचा। यहाँ पर हो जाएगा 1 1 के 1, उसके बाद में -1 बराबर में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 3 कितना हुआ 4। 4 क्या है, सम है तो इसके आगे चिन्ह क्या, धनात्मक। A32 का मान ज्ञात करेंगे। तो A32 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ध्यान से देखिएगा, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो ये तीसरी पंक्ति पूरा छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे। क्या बचा, 1 1 बचा हुआ चारों में, 1 1 1 1। ठीक है, कितना बचा 1 1 1 -1 बराबर में कितना आ गया 0। ठीक है, फिर A33 का मान ज्ञात करेंगे, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान ज्ञात करेंगे। कितना हो जाएगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे 1 1, फिर उसके बाद में 1 1 1 -1 ये आया हुआ है। ठीक है, कितना हो जाएगा -1 -1 बराबर में कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2 3 3 6, यानी कि ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या तो इसके आगे चिन्ह आएगा धनात्मक और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ तक इसे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सहखंड से प्राप्त आव्यूह, सहखंड से प्राप्त आव्यूह, सहखंड से प्राप्त आव्यूह, प्राप्त आव्यूह। कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने A1 मतलब A32 लिख दिया, यानी कि A32 A33 लिख दिया, यहाँ पर C32 C33 लिखा रहता है, क्योंकि जो C फॉर क्या होता है, कोफैक्टर यानी कि सहगुणनखंड होता है। ठीक है, इसलिए आप इसे C से भी लिख सकते हैं। A कोई गलत बात नहीं है A लिखना। ठीक है, किसी भी यानी कि अल्फाबेट का किसी भी लेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं इसे प्रदर्शित करने के लिए। समझ में आया। सहखंड से प्राप्त आव्यूह लिखेंगे, क्या मिलेगा हमें, सहखंड से जो प्राप्त आव्यूह मिला हमें B बराबर में क्या मिल गया, यहाँ मिला 0 3 3, उसके बाद में 2 -3 1, फिर उसके बाद में 2 0 -2, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना हमें जो है प्राप्त हुआ। अब हम आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर में क्या हो जाएगा, इसी बी का डैश कर देंगे, इसी का परिवर्त। परिवर्त मीन्स क्या होता है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इन्हें क्या कर देंगे, वर्टिकल लाइनों में चेंज कर देंगे, और जितनी भी ये वर्टिकल लाइनें हैं इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइनों में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो ये पड़ी रेखाएं हैं इनको खड़ी रेखाएं में और खड़ी रेखाओं में बदल देंगे, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको पड़ी रेखाओं में हम बदल देंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी क्षैतिज तत्व हैं इन्हें हम ऊर्ध्वाधर में कन्वर्ट कर देंगे, और जितने भी ऊर्ध्वाधर तत्व हैं इन्हें हम क्षैतिज तत्व में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 0 3 3, उसके बाद में क्या हो जाएगा 2 -3, उसके बाद में 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 0 -2। ठीक है, इस प्रकार से आप बी डैश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद में आगे क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है, ये एडजॉइंट ए का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स बराबर में, ए इनवर्स बराबर में 1/, सारणिक ए। ठीक है, इसे कोई मॉड ए नहीं पड़ेगा, ये क्या है, सारणिक ए है। ठीक है, मॉडुलस नहीं है। इंटू एडजॉइंट ए, क्या लिखेंगे, इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स का मान क्या आ गया, 1/, सारणिक ए का मान कितना था 6 था, इंटू में सारणिक एडजॉइंट ए का मान कितना है, एडजॉइंट ए का जो मान आया हुआ है वो है 0 2 2, फिर उसके बाद में क्या है 3 -3 0, फिर उसके बाद में 3 1, उसके बाद में क्या है -2, यही आया हुआ है।
ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेंगे, आप देख लीजिएगा यही आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2। ठीक है, यही मिला हुआ है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि समीकरण 1 को आप ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, ए इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। क्या प्राप्त होगा हमें, तो समीकरण नंबर 1 क्या था, ए बराबर ए इनवर्स इंटू में क्या था, बी था। ठीक है, तो यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का मान क्या आया हुआ है, 1/6 इंटू में 0 2 2, उसके बाद में 3 माइनस में 3 0, फिर उसके बाद में 3 1 माइनस में 2 इंटू बी का मान क्या था, तो बी का मान था 8 2 1, कितना है 8 2 1। अब इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे, उसके बाद में 6 से भाग दे देंगे, हमें जो है यक्स वाई और जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा कराइए आप। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना हो जाएगा, 0 में 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर उसके बाद में बीच में आता है चिन्ह धन का। ठीक है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, धन 2 1 के 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा 24, फिर उसके बाद में माइनस का चिन्ह आएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 8 3 कितना हो जाएगा 24, फिर उसके बाद में धन में 2, फिर उसके बाद में माइनस में 2। आपका ये आ जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू में कितना हो जाएगा 4 2 कितना हुआ 6, और यहाँ पर कितना बचा 18, 18 6 24 होता है ना, तो 24 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 24। आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, यक्स बराबर में आ जाएगा 1 में सॉरी यहाँ पर 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ जब 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 6 कितना हो जाएगा 18, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान आप लिख देंगे यक्स वाई और में जेड में है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 3, और उसके बाद में 4 संगत अवयव की तुलना करेंगे, यहाँ लिख देंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर हमें मिल जाएगा, इसका मान प्राप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यक्स बराबर में हो जाएगा 1, और वाई बराबर में हो जाएगा 3, और उसके बाद में जेड बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, यक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर में कितना दिया गया है 8 दिया गया। ठीक है, अगर आप इस उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस समीकरण को लिख लीजिए, यक्स प्लस में वाई प्लस में जेड बराबर में 8 है, तो यक्स का मान कितना आया हुआ है, एक्स का मान है 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए, वाई का मान कितना है 3, और उसके बाद में जेड का मान कितना है 4 बराबर में 8 है। ठीक है, 4 3 7 1 8, LHS बराबर में RHS, यानी कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारा कुछ सिखा पाए होंगे। अगर आप इसी प्रकार से गणित को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्लास 12th मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।